आप सभी को नमस्कार। आपका हमारे YouTube चैनल द स्टडी ऑफ सर्कल पर स्वागत है। आज हम भू आकृति विकास के बारे में पढ़ेंगे। भूमि के विकास का कालक्रम। भूमि का विकास पृथ्वी के अंदर की शक्तियों से हुआ है, लेकिन अंतर्जल शक्तियों द्वारा निर्मित भूभाग पर नदी, हिमनदी, पवन, भूमिगत जल, महासागरीय तरंगों का भी प्रभाव पड़ता है। भू आकृतियों के विकास में पदार्थों का स्थानांतर लंबवत और पार्श्व में होता है। भू आकृतियों का विकास एवं विनाश निरंतर चलने वाली क्रिया है। व्यथित कालक्रम, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इसके अनुसार भू आकृतियों का विकास एकाएक न होकर कई भूगर्भिक युगों में हुआ है। भूमि पर चट्टानों की उत्पत्ति या तो निहारिका के सिकुड़ने से हुई है या ज्वालामुखी उद्गारों के कारण लावा के जमने से। इन भू आकृतियों का विकास इन्हीं प्राचीन कठोर चट्टानों से हुआ है। अब तक भू आकृतियों का विकास अनेक प्रकार की संरचनाओं पर परिवर्तन के कारणों के समय के साथ साथ भूपृष्ठ की संरचना भी भू आकृतियों के विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विकास कालक्रम। इसके अनुसार जैसे ही कोई भूभाग भूगर्भिक शक्तियों द्वारा समुद्र तल से ऊपर उठ जाता है, उसी प्रकार बाहरी शक्तियां उस भूभाग पर अपना प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। जैसे नदियां अतिरिक्त जल को समुद्र में ले जाती हैं और समुद्र तल को वैश्विक आधार तल कहा जाता है, और नदियां जल को समुद्र के आधार तल तक ले जाने में अपनी परिच्छेदिका का निर्माण करती हैं। इसी प्रकार भू आकृतियों का निर्माण शुरू हो जाता है। भूमि के क्षरण का काल। इरोजनल ऑर्डर। जब से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है, तभी से भूतल का क्षरण हो रहा है। भूतल पर पाई जाने वाली अधिकांश आकृतियों के विकास में क्षरण का बहुत बड़ा योगदान है, और अनेक प्रकार की जलवायु परिस्थितियों, भूगर्भिक संरचनाओं में क्षरण का प्रभाव भी अलग अलग होता है, जो अनेक प्रकार की भू आकृतियों को आधार प्रदान करता है। गिलबर्ट का सिद्धांत। किसी भी आकृति के अंतिम रूप पर क्रियाशील बल का कुल योग शून्य होता है। जैसे नदी में जल गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर बहता है, और नदी तंत्र की ऊर्जा जल के प्रभाव के रूप में होती है। जल प्रभाव में जल मार्ग की घर्षण शक्ति से उत्पन्न प्रतिरोध से व्यवधान होता है, तब तंत्र की ऊर्जा और घर्षण का प्रतिरोध बराबर हो जाता है। इसी स्थिति को न्यूनतम बल का नियम कहते हैं। जैसे पृथ्वी की गति लयबद्ध होती है और जिससे जलवायु प्रभावित होती है। डेविड का सिद्धांत। इस सिद्धांत में अपरदन शुरू होने से पहले किसी भूभाग का उत्थान पूरा हो जाता है, और स्थल रूपों में समय के साथ परिवर्तन होता है, और यह परिवर्तन एक सुनिश्चित समय तक होता रहता है। पैंक का सिद्धांत। पैंक के अनुसार उत्थान और अपरदन दोनों साथ साथ होते हैं। पैंक ने कहा, चट्टानों में यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक विघटन और अपघटन के लिए प्रतिरोध की मात्रा अलग अलग होती है, जिससे अनेक प्रकार की भू आकृतियों का निर्माण होता है। जैसे कठोर चट्टान पर तेज ढाल का निर्माण होता है, क्योंकि उसका गठन मंद गति से होता है। नदी घाटी संकरी एवं गहरी होती है, और उसके किनारे ऊंचे होते हैं। किंग का सिद्धांत। किंग के सिद्धांत में स्थल रूपों का विकास विभिन्न पर्यावरण दिशाओं में समान होता है। किंग के अनुसार पहाड़ी ढाल में 4 तत्व होते हैं: शिखर, कगार, मलबा ढाल, पेडिमेंट। किंग के सिद्धांत के अनुसार उत्थान के साथ ही क्षरण शुरू हो जाता है, और इसी उत्थान से नदियों द्वारा ऊर्ध्वाधर कटाव तेजी से होता है, और नदी के मार्ग में निक पॉइंट बन जाते हैं। जब नदी तरुण अवस्था में होती है तो गार्ज बनाती है। जब नदी प्रौढ़ अवस्था में पहुंच जाती है तो उसका ऊर्ध्वाधर अपरदन समाप्त हो जाता है, और घाटी चौड़ी हो जाती है, जिससे समतल और सपाट स्थल रूप का निर्माण होता है, जिसे पेडिमेंट कहते हैं। ऐसे अनेक पेडिमेंट मिलकर पेडी प्लेन का निर्माण करते हैं। हैक का सिद्धांत। हैक का सिद्धांत गतिक संतुलन के नाम से प्रसिद्ध है। हैक के सिद्धांत में अपरदन के प्रक्रम और चट्टान की प्रतिरोध में संतुलन होता है, और स्थलाकृति के सभी अंगों में समान दर से अधिक्षय होता है। स्थलाकृति विशेष रूप से स्थलों में विविधता स्थानिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। हैक के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान समय में कार्यरत प्रक्रमों से ही स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। आने वाली क्लास को देखने के लिए चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कीजिए।